गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज से जो है हमारी एग्ज़ाम स्पेशल जो हमारी वीडियो की सीरीज जो आती है वो हम लोगों ने आज से स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले भी जो है एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने जो है बेसिकली इंग्लिश ऑनर्स के लिए फिगर ऑफ स्पीच और FST 01 की जो है 7 ब्लॉक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है, जैसे भी आप लोग के जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके ऊपर अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट करते हैं, हम उसके रिगार्डिंग जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो एक जो है स्टूडेंट के कमेंट पे मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, ये ESO 12 है जिसका जो है नेम जो होता है सोसाइटी इन इंडिया है। ओके, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट ब्लॉग्स या यू कैन से कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और एक प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं बिना लेट के वीडियो पे। तो ये जो है हमारा हम देख सकते हैं सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में, वहाँ पे जो भी उनकी इंडियन सोसाइटी में की स्ट्रक्चर रहती है, यहाँ पे जैसी भी हमें डिफ्रेंशिएटिव मतलब डिफरेंस जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है नेचुरल बेसिक पर, पॉलिटिकल बेसिक पर, जियोग्राफिकल बेसिक पर, उन सभी के बारे में चर्चा करना है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग धर्म के बारे में जो राय होते हैं उसके बारे में चर्चा करना है, समाज के बारे में चर्चा करना है। तो इसी सब से रिलेटेड यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल जो है सबसे पहले टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा सामाजिक संरचना ग्रामीण और शहरी। ठीक है, इसमें ये हमारा जो है पहला टॉपिक है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों को जो है बेसिकली इसमें हमें जो बताना होता है ये रूरल स्ट्रक्चर और हमारा जो होता है शहरी संरचना। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं जो भी है। ठीक है, ग्रामीण संरचना और शहरी संरचना के बारे में हमें इसमें बेसिकली पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये हमारी सामाजिक संरचना होती है। इसमें बेसिकली देखिए इसमें हो जाता है कि एक देश की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक गांव ही होता है। ठीक है, और गांव से स्टार्ट होके गांव और शहर का संरचना, वहाँ पे जो भी परिवेश होता है, वहाँ के समाज में जो कुछ भी बदलाव देखे जाते हैं, जो कुछ भी वहाँ पे चल रहा होता है, उसी के बारे में बेसिकली इसमें हमें बताना होता है। जैसे कि यहाँ पे सामाजिक संरचना ग्रामीण और शहरी, इसमें बेसिकली अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना है कि पिछले भी जो एग्जाम्स हुए थे उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देखिए जब भी आप लोग वहाँ पे आंसर राइटिंग करें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आंसर जो आपका होना चाहिए रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है उसी को आप यहाँ पे याद करके जाते हो, उसी को एकदम पूरा जेरॉक्स कर देते हो, तो उससे भी नंबर नहीं आते हैं अच्छे खासे। ग्रेजुएशन का मतलब है कि आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपका सेल्फ क्रिएटेड जो माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है ना, आप खुद से कितना अच्छे तरीके से उसे जोड़ के लिख सकते हैं अपने आसपास के परिवेश को। आप लोग तो देखते ही होंगे ग्रामीण या शहरी परिवेश को, तो उसमें जो कुछ भी आधारभूत संरचनाएं उसकी जो भी होती है या फिर वहाँ पे जो कुछ भी घटनाएं घट रही होती है उसी के बारे में बेसिकली हमें अच्छी तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामीण और शहरी संरचना जो हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमें लिखना है बेसिकली। अगला है हमारा पारिवारिक विवाह। ठीक है, और रिश्तेदारी। इसमें पारिवारिक विवाह और रिश्तेदारी के बारे में लिखना है। इसमें क्या होता है कि एक जैसे कि देखिए भारत में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म होते हैं और अलग अलग धर्म के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। उसमें भी शादी जो होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यू कैन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, और बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा ये स्ट्रेस नहीं लेना है और अलग अलग धर्म के अलग अलग जो विवाह पद्धति होते हैं उसको एक बार पढ़ लेना है, थोड़ा डिटेल तरीका से पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हो तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लिख दोगे। ठीक है, बाकी खुद से क्रिएट करना सीखे वर्ड को, यही सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में जो है हेल्प करने वाली है। तो ये पारिवारिक विवाह और रिश्तेदारी, ये बेसिकली जो है आप लोगों को जो देखिए यहाँ पे जितना भी ये सारी चीज़ें आती है ना, तो इसे अगर आप खुद से भी क्रिएट करके लिखोगे ना तो अच्छे खासे मार्क्स ले आओगे, बशर्ते आप टॉपिक से हट के नहीं लिखें, टॉपिक के ऊपर ही आंसर लिखें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें विवाह के बारे में पढ़ लेना है कि विवाह कितने तरीके मतलब अलग अलग धर्मों की क्या क्या उसमें विशेषताएं होती है, क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, और रिश्तेदारी जो होती है इसके बारे में पढ़ लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था और राजनीति। ठीक है, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक, इसके यह जो है आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है कि
राजनीति के बारे में हमें उसमें पढ़ना होता है। और अर्थव्यवस्था जैसा कि हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था और पॉलिटी को क्यों लाया गया है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें बेसिकली जो होता है, इसमें हमें शो करना है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं शो करना होता है, या फिर पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं शो करना होता है। इसमें हम लोगों को बेसिकली ग्रामीण या फिर हमारी शहरी संरचना जो होती है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, या फिर उसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसे बेसिकली हमें बोलना पड़ता है। जैसे कि एक अगर मैं बोलूँ कि एक ग्रामीण संरचना में अगर आपको बोला जाए कि उसमें अर्थव्यवस्था या फिर उसमें पॉलिटिकली उसमें क्या किस चीज़ पर आप फोकस करोगे, तो यदि ग्राम में हो तो आप अपने ग्राम सभा पर या फिर आप पंचायत पर फोकस करोगे, ठीक है। वहाँ का जो प्रमुख हो जाता है मुखिया हो जाता है, बेसिकली वो उन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड, उनके द्वारा फंड, उनके द्वारा जो कुछ भी काम कराए जाते हैं उसी को बेसिकली लिखना होता है। अगला जो है हमारा ये तो हो गया हमारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, राजनीति हो गया ये। और ये जो है बेसिकली जैसे कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र हो गया, दूसरा हो जाता है हमारा शहरी क्षेत्र। तो शहर में मेयर होते हैं, ठीक है, नगर पालिका होती है। तो ये सारा चीज़ जो होता है ये हमें बेसिकली हमारा जो ब्लॉक थर्ड होता है या फिर यू कैन से कि हमारा टॉपिक तीसरा पे में जो है लिखना पड़ता है, ठीक है। चौथा टॉपिक जो है हमारा सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन के बारे में अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए तो सामाजिक संगठन बेसिकली होते क्या हैं। तो देखिए सामाजिक संगठन आप कह सकते हैं कि देखिए एक ऐसा संगठन जो समाज के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, यानी कि समाज के कई वर्ग के द्वारा अगर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक स्पेसिफिक जो है प्रॉब्लम के ऊपर अगर उसके सॉल्यूशन को देखते हुए जो है कोई एक संगठन बनता है, उसी को बेसिकली हम लोग कहते हैं सामाजिक संगठन, ठीक है। अब सामाजिक संगठन में कौन कौन से मतलब डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जैसे कि देखिए सामाजिक संगठन में स्वैच्छिक संगठन आ जाते हैं। जैसे कि एक गांव है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई बड़े मतलब पद पर होते हैं, मतलब नौकरियां अच्छी खासी करते हैं, अच्छे खासे उनके पास पैसे होते हैं, या फिर शहर में भी ऐसा हो सकता है। तो कई लोगों का एक संगठन बनाया जाता है और किसी एक स्पेसिफिक जो होता है, जैसे कि एक गरीबों के लिए शिक्षा के बारे में अगर किसी को सोचना हुआ तो उन लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया जाता है और उसमें जो है बेसिकली गरीबों के शिक्षा के बारे में या फिर उनके वेलफेयर के बारे में उसमें चर्चा किया जाता है, उनके उत्थान के बारे में बताया जाता है। तो ये बेसिकली हमें इसमें सामाजिक संगठन में पढ़ना होता है। इसमें एनजीओज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो एनजीओज के बारे में आप लोग पढ़ लें, ठीक है। एनजीओज क्या होती है, उनकी क्या भूमिकाएं होती है, तो इसमें बेसिकली हमें यही पढ़ना होता है। अगला है हमारा जाति और वर्ग, ठीक है। जाति और वर्ग में हमें ये देख लेना है कि एक विशेष जाति या फिर एक विशेष वर्ग का जो है समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली देख लेना है, ठीक है। और इसमें हमें देखना है कि एक निम्न स्तरीय जो है मध्यम वर्ग का परिवार जो होता है उसका रहन सहन कैसे होता है, या फिर एक उच्च स्तर में जो परिवार का रहन सहन कैसे होता है, माहौल क्या होता है, उनकी क्या क्या सुविधाएं होती हैं उनके पास जो एक निम्न वर्ग वालों के पास नहीं होता। ये बेसिकली हमें जाति और वर्ग में पढ़ लेना है, ठीक है। अगला है कि भारत में जनजातियाँ। तो भारत में जनजातियों के बारे में देखिए आप लोग बेसिकली थोड़ा सा अच्छा तरीके से पढ़ लें, क्योंकि भारत में जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। और हर एक जनजाति के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों को अगर ये चीज़ जो है अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग गूगल में भी या फिर यूट्यूब में भी सर्च करें कि भारत की जनजातियाँ, ठीक है, और उनका, या फिर आप गूगल में सर्च करके एक आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और उससे बेसिकली आपको नॉलेज आ जाएगा कि भारत में जनजातियों के बारे में क्या विचारधाराएँ हैं, या फिर कौन कौन सी जनजातियाँ मुख्य जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो बेसिकली इतना जान लेते हो आप, तो आप वहाँ पे आसानी से ऐड करके लिख दोगे। अगला है हमारा महिला और समाज, ठीक है। तो देखिए महिला जो होता है, महिला वर्ग का समाज के ऊपर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हर एक एग्जाम में जिसमें महिला वर्ग की चर्चा किया जाता है उसमें यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो महिला और समाज, इसमें बेसिकली हमें यह दर्शाना होता है कि एक महिला क्या भूमिका होता है किसी भी समाज के उत्थान में, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम लोगों को महिलाओं की भूमिका के बारे में पढ़ लेना है कि वो समाज को कैसे बदल रही हैं या फिर समाज को कैसे बदल सकती हैं। तो ये हमारा वो टॉपिक हो जाता है। अगला है हमारा सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन में बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को इसमें एक तरीके से
देखना पड़ता है कि पहले समाज में कौन कौन सी जो है परेशानियां थी, जो अभी के समय में जो है उसको बदला जा रहा है या फिर उसको बदलने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो समाज में एक नियमित अंतराल के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जो समाज के लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी होते हैं, और कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो समाज को के लिए हानिकारक भी हैं। तो बेसिकली ये आपको देख लेना है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को पहले से ही बताते आया हूँ कि अगर आप एग्जाम के टाइम में ही सिर्फ पढ़ना स्टार्ट किए हो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है रिस्की हो जाता है। बट इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को जो है जैसे कि पिछले भी एग्जाम में मैंने बताया था कि आप लोगों की आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स आने हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम के टाइम में ही 1-2 महीना पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि एग्जाम के टाइम में 1-2 महीना पढ़ते हैं परंतु फेल कर जाते हैं। क्योंकि टोटल जो होता है सारा चीज़ फोकस या फिर कह सकते हैं आप टोटल जो प्रभाव पड़ता है किससे, वो राइटिंग स्किल के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझें कि एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक्स को आप लोग याद ही कर लो। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले 7 ब्लॉक। ठीक है, कितना ब्लॉक था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स थे हमारे इसमें। तो ये हमारे 8 ब्लॉक्स हो गए। अब चलिए हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर जो 2020 जो है, ठीक है, ये 2020 काम नहीं कर रहा, ये हमारा 2020 जो है जून सेशन में ये पेपर आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन जो हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन ये बेसिकली 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें बेसिकली आप लोग को याद रखना है ये चीज़, एक चीज़ ख्याल कर रख के चलना है। देखिए आप लोग किसी जैसे कि यहाँ पे दिया है भारत में विविधता एवं एकता की प्रकृति पर चर्चा करें, ये एक टॉपिक हो गया। इसमें आप लोगों को जैसे कि 2 से 2.5 पेज तक आप लोगों को लिखना रहता है। ठीक है, आप उतना लिख दोगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस एक टॉपिक पे जो है आपको अच्छी खासी समझ है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और 20 मार्क्स ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, आपके कितने मार्क्स आने हैं उसमें। तो जैसे कि भारत में विविधता एवं एकता, ठीक है, अब ये एक टॉपिक है विविधता एवं एकता। अभी हम लोगों ने पहले से ही सुनते आए, हम लोग बहुत पहले से ही सुनते आए हैं कि भारत एक विविधताओं, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में एकता पाया जाता है। हम लोगों ने पहले से ही इस बात के ऊपर जो है हम लोग चर्चा मतलब सुनते आए हैं बड़े बड़े लोगों से या फिर हम लोग के शिक्षक के द्वारा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली है, विविधता मतलब होता है अनेकता। ठीक है, आप कह सकते हैं कि विविधता मतलब होता है अनेकता, यानी कि भारत में किसी भी धर्म, जाति या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ग या फिर बहुत मतलब अलग अलग त्यौहार वगैरह जो भी कुछ पाया जाता है, सब में बहुत सारी अनेकताएं हैं, लेकिन सबका उद्देश्य जो है एक ही है, वो क्या है, एकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है हमें इसमें पढ़ना पड़ता है कि भारत में विविधता एवं एकता की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को बताना पड़ता है कि भारत, जैसे कि हम शॉर्ट में ही आपको बताते हैं, भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, यहाँ अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं, यहाँ पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ के लोगों की जीवन शैलियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इतने सारी चीज़ें होते हुए भी भारत एक एकताओं वाला देश है। यहाँ के लोगों में एकता देखी जाती है। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग बोलचाल वाले भाषा या फिर अलग अलग तरह की खान पान के तौर तरीके यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में एकता पाई जाती है। बेसिकली इस टॉपिक पे यहीं पे आप इसी को थोड़ा सा भाष्ट तरीके से लिख दें, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगला है हमारा विवाह क्या है, भारत में विवाह के बदलते पैटर्नों की जांच करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टॉपिक में विवाह एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा हो जाता है, तो आप लोग विवाह के बारे में पढ़ लें। ठीक है, डिटेल तरीके से थोड़ा सा पढ़ लें कि अलग अलग धर्मों में विवाह की क्या क्या पद्धतियाँ हैं और इसके बदलते पैटर्न क्या क्या हैं। तो आपको बेसिकली एग्जाम में आप लोग ये भी कवर कर लोगे। अगला है भारत में लैंगिक भूमिका रूढ़िबद्धीकरण में समाजीकरण की भूमिका का वर्णन करें। लैंगिक भूमिका, देखिए लैंगिक भूमिका मतलब बेसिकली हो गया क्या कि आप लोगों को मैंने बताया था कि महिलाओं का समाज में क्या योगदान रहता है। ठीक है, तो महिलाओं का समाज में योगदान, यानी कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसको इनडायरेक्टली तरीका से पूछा गया कि लैंगिक भूमिका, यानी कि लैंगिक भूमिका मतलब एक नर हो गया एक मादा हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि महिलाओं का या फिर पुरुषों का जो है किस तरह से समाज के मतलब उधार उसको समाज के जो है रूढ़िबद्धीकरण में, ठीक है,
उसको उसका किस तरह से भूमिका रहता है। तो बेसिकली आपको इसमें भी जो है महिलाओं के बारे में या फिर महिला किस तरह से समाज को बदल सकती है या फिर पुरुषों का क्या योगदान है, बेसिकली इसको लिख देना है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला है हमारा भारत में निर्जातीय संबंधों के आयामों की जो है आयामों की चर्चा करें। तो इसमें बेसिकली जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि भारत में जनजातियाँ, ठीक है, तो जनजातियों के बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना है, तो इसके ऊपर भी आप लोग जो है बेसिकली लिख दोगे आंसर। अगला है हमारा भारत में, यहाँ तक तो 20 नंबर मार्क्स आप लोग कैरी करके देंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन ये बेसिकली जो होते हैं 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगला है भारत में मध्य वर्ग के लोगों वर्ग के लक्षणों पर प्रकाश डालें। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मैं, जैसे कि अलग अलग वर्ग के कौन कौन से तौर तरीके होते हैं, कौन कौन से अभाव से उन्हें गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें मिल पाती है सरकार के द्वारा, कौन कौन सी चीज़ों का लाभ उन्हें मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें इसमें लिखना पड़ता है। अगला है भारत में अन्य पिछड़े वर्ग के सम्मुख आने वाली समस्याओं की चर्चा करें, ठीक है। तो पिछड़े भारत में जो भी पिछड़े वर्ग हैं उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का से जूझना पड़ता है, इसमें बेसिकली लिखना है वही चीज़। अगला है भारतीय राजनीति में जाति की प्रासंगिकता की जांच करें। तो भारतीय राजनीति में, राजनीतिक प्रणाली में जाति, ठीक है, जाति को बेसिकली किस तरह से क्या भूमिका होती है जाति की, एक प्रॉपर जो है जाति। देखिए आजकल जो होता है ना, आजकल का जो हमारा पॉलिटिक्स हो गया है ये पूर्णतः जो हो गया है जाति और धर्म के आधारित पर हो गया है, ठीक है। आज के नेता लोग क्या करते हैं कि लोगों को धर्म या फिर जाति के नाम पर भड़काते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने वोट वाली जो है राजनीति को बढ़ावा देते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग का जहाँ तक मेच्योरिटी लेवल है, आप लोग जहाँ तक सोच सकते हो बस उसी को लिख देना है अच्छी तरीके से, लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके, ठीक है। आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल ही जाएंगे। अगला है हमारा नातेदारी संबोधन के वर्गीकृत रूपों की चर्चा करें। इसमें बेसिकली हम लोगों को वही रिश्तेदारी नातेदारी के बारे में इसमें हम लोगों को लिखना है। अगला है हमारे भारत के जनजातियों पर औद्योगिकरण के प्रभाव लिखें। औद्योगिकरण के प्रभाव, ठीक है, इसे आप लोग याद रखें। देखिए औद्योगिकरण के प्रभाव को बेसिकली हम लोगों ने पहले भी काफ़ी पढ़ चुका है, ठीक है, कि औद्योगिकरण जहाँ कहीं भी होता है वहाँ के जीवन शैली में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आता है, ठीक है। तो जीवन शैली जो होता है यहाँ पे प्रॉपर एक किसी जो है भारत की जनजाति, ठीक है, जनजातियों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो हमें बेसिकली लिखना है कि भारत में जब औद्योगिकरण हुआ तो यहाँ के जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा, उन पे कुछ बुरा भी प्रभाव पड़ा है, कुछ अच्छा भी प्रभाव पड़ा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वही लिखना है। अगला है हमारा भारत में सामाजिकरण आंदोलनों को बढ़ावा देने वाले कारक क्या है। सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा देने वाले कारक क्या है, ठीक है। तो भारत में बेसिकली कौन कौन से ऐसे कारक रहे हैं जिसमें कि सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें वही लिखना है, ठीक है, सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा देने वाले कारक के नाम लिखना है। अगला देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक आंदोलन यानी कि आप कह सकते हैं किसी भी सरकार की किसी भी गलत नीति का विरोध करना या फिर सरकार की सही नीति का सपोर्ट करना, ठीक है, या फिर एक समाज में जो कुछ भी बुराइयां होती है उनका खुलकर विरोध करना, संगठन बनाना या फिर जुलूस निकालना या फिर किसी भी चीज़ का जो है धरने पे बैठना, ये सारा चीज़ जो है इसमें बेसिकली आ जाता है। अगला है हमारा सामाजिक समानता पर आधारित इस्लाम के सिद्धांत को लिखें। देखिए इस्लाम धर्म, मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग धर्म के बारे में आप लोग देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्लाम का सिद्धांत सामाजिक समानता के ऊपर क्या लिखा गया है। मैंने पहले भी बताया कि भारत एक अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग बोलीचाली, अलग अलग खान पान रहन सहन के तरीके वाले लोग पाए जाते हैं, परंतु सबका एक सामान्य उद्देश्य वो है समानता, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग समान हैं, यहाँ पे एकता पाई जाती है, ठीक है। इसलिए भारत विश्व में अन्य देशों से अलग है, ठीक है। परंतु आज के नेता लोग कुछ ज़्यादा ही राजनीति में अपनी जो है धर्म जाति को घुसेड़ दिए हैं, जिसके कारण जो है थोड़ा सा माहौल बिगड़ रहा है। बाकी देखिए इसमें बेसिकली हमें वही लिखना होता है। अगला जो है हमारा भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महिला सहभागिता की प्रकृति पर चर्चा करें। देखिए स्वतंत्रता संघर्ष, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। स्वतंत्रता संघर्ष का अर्थ ये हो गया कि भारत जब गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अलग अलग महिलाओं का, यानी कि महिला एक वर्ग का क्या भूमिका उन्होंने अदा किया है या फिर क्या उनकी भूमिका रही है, इसमें बेसिकली चर्चा हम लोग को करना है। देखिए इसमें आप लोग जानते हैं जैसे कि उस समय में सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अलग अलग बहुत ऐसी जो है महिला थी जिन्होंने अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया था भारत को आज़ाद करने में। तो उन लोगों के बारे में हम लोगों को बेसिकली लिख देना है। इसके बाद ये हमारा जो हो गया 12 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन था यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है हमारा 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि ग्रामीणीकरण, ठीक है, और बृहत परंपरा।
बृहद परंपरा मतलब कौन ऐसी परंपरा मतलब कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो किसी भी सामाजिक आप कह सकते हैं माहौल में या फिर ग्रामीण माहौल में एक लंबे अंतराल से चलती आ रही है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, शॉर्ट में लिखना है इसको। ये ग्रामीकरण है कि जो है ग्राम आप कह सकते हैं कि ये जो है हम लोगों को जो ग्राम होता है उसका जो किस तरह से उसका विस्तार किया जाए या फिर उसका उद्धार किस तरह से किया जाए, इसमें बेसिकली ग्रामीकरण में वही टॉपिक को लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये थी हमारी आज की जो है ESO 12 की यानी सोसाइटी इन इंडिया के ऊपर जो है एक ब्रीफ एनालाइज। तो आशा करते हैं कि ये जो है एनालाइज आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत हद तक हेल्प करे और आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आओ। मैंने जो जो पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताया आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को वहाँ पे लिखना है कि अच्छे मार्क्स आप लोगों को आ जाए, ठीक है, या फिर आप लोग पास कर जाओ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।